जाएगी आपकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी। तो और हमें पता है कि एक मोल का वजन क्या होता है, 490 ग्राम। हेलो गाइस, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माई सेल्फ उमेश यादव। तो हम कंसंट्रेशन टर्म्स कर रहे थे, तो इसमें मैंने आपको मोलारिटी करा दिया था। अब नेक्स्ट करेंगे हम नॉर्मेलिटी। तो आज की क्लास में हम नॉर्मेलिटी पूरी डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मेलिटी से। तो देखो जरा, नॉर्मेलिटी सेकंड कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि नॉर्मेलिटी होता क्या है। नॉर्मेलिटी होता क्या है? द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, द नॉर्मेलिटी ऑफ ए solution is defined as the is defined as the number of gram equivalents, number of gram equivalents number of gram equivalents of the solute, of the solute। और ये किस में प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। बात समझ रहे हो? तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? अब देखो, मोलारिटी में मैंने क्या बताया था कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट के जितने मोल्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलारिटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या आपकी नॉर्मेलिटी, यानी कि आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मोलारिटी में निकाल सकते हो या फिर नॉर्मेलिटी में भी निकाल सकते हो। इसके बाद हम मोलालिटी करेंगे तो मोलालिटी में भी निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हो? तो नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं, ठीक है। यही तो लिखा है, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं। देखो, मोलारिटी में हम मोल्स यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मेलिटी में हम क्या यूज करते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट्स है, या फिर सिंपल आप इक्विवेलेंट्स भी बोल सकते हो। अब ये दोनों क्या होता है? देखो, मोल क्या रिप्रेजेंट करता है? मोल क्या रिप्रेजेंट करता है? वो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को एक्सप्रेस करता है। जब भी आपको किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना होता है तो उसे हम मोल की टर्म्स में तो एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको इक्विवेलेंट की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब आप सब्सटेंस के अमाउंट को इक्विवेलेंट की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, उसमें भी बता सकते हो। तो दोनों एक ही चीज है, बस इसका यूज कहाँ पे है? जैसे मोल का यूज आपका मोलारिटी में होता है एंड मोलालिटी में भी होता है। आप समझ रहे हो? जब हम मोलालिटी करेंगे तो वहां पर भी देखना मोलालिटी क्या होता है आपका, कि भाई 1 kg मास ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट के कितने मोल्स होते हैं, वो क्या होती है? आपकी मोलालिटी होती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का यूज जो है वो मोलारिटी में एंड मोलालिटी में होता है, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का जो यूज होता है वो नॉर्मेलिटी में होता है। बात समझ रहे हो? वैसे तो इक्विवेलेंट्स एंड मोल्स ये दोनों क्या है आपके? सेम है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे इसको जो और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे देखो जरा, तो 5 ग्राम इक्विवेलेंट्स, 5 ग्राम इक्विवेलेंट्स, 5 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सल्यूट, ऑफ द सल्यूट प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 10 लीटर्स वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इस तरीके से लिखा हुआ है, 10 लीटर्स वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। आप समझ रहे हो? तो आपको नॉर्मेलिटी बतानी है। अभी मैंने क्या बताया नॉर्मेलिटी, कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? नॉर्मेलिटी कहते हैं। अब यहां पर देखो, 10 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स है? 5 ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, ठीक है। देखो, इसमें कंफ्यूज मत हो जाओ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे आप मोल को पढ़ते हो वैसे ही आप इक्विवेलेंट को पढ़ो। मोल क्या एक्सप्रेस करता है? वो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को एक्सप्रेस करता है। ऐसे ही ग्राम इक्विवेलेंट जो होते हैं, इक्विवेलेंट्स हैं, ये भी अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को ही एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। बात समझ रहे हो? यानी कि रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का जो अमाउंट होता है या तो आप मोल में निकाल लो या इक्विवेलेंट में निकाल लो। आप देखोगे जो स्टोइकियोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 पार्ट में, मतलब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम मोल्स का यूज करते हैं,
लेकिन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम इक्विवेलेंट्स का यूज करते हैं। पर कोई हार्ड एंड फास्ट कोई वो नहीं है, आप किसी का भी यूज किसी में भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है उसका यूज करो आप। बात समझ रहे हो? पर इसका बेनिफिट क्या है? इसका ये बेनिफिट है कि जब कोई रिएक्शन होती है तो वहां पे जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट का जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो जनरली मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप किसी क्वेश्चन को, खासकर जो केमिकल रिएक्शंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप उसको मोलारिटी यानी कि मोल्स की टर्म्स में सॉल्व कर रहे हो, तो जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा और उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग ही आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ रहे हो? उसमें ये दिक्कत होती है कि पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कितने मोल्स वहां पे इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझ रहे हो? लेकिन इक्विवेलेंट में क्या होता है, अब ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होते हैं वो कभी भी इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट तो करते नहीं है। तो इसलिए आपको रिएक्शन ना तो लिखने की जरूरत है या फिर ठीक है ना तो आपको बैलेंस करने की जरूरत है। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए इक्विवेलेंट से क्वेश्चन को सॉल्व करना, रिएक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। समझ रहे हो? तो ये इसका फायदा होता है। तो यहां पर क्या है कि 10 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट से 5 ग्राम इक्विवेलेंट से आपके प्रेजेंट है। तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लीटर के अंदर चेक करना पड़ेगा कि सल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट हैं। तो जितने आपके ग्राम इक्विवेलेंट्स आएंगे इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर, वही क्या हो जाएगी, आपकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी। समझ रहे हो? तो 10 लीटर्स में 10 लीटर्स 10 लीटर्स में आपके सल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, 5 ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं। 5 ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं। तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 5 अपॉन में 10 यानी कि 0.5 इक्विवेलेंट्स है। 0.5 इक्विवेलेंट्स है। तो 1 लीटर में जितने इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट होते हैं वही क्या होती है, आपकी नॉर्मेलिटी होती है। तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, 0.5 नॉर्मल। देखो नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पढ़ते क्या है, नॉर्मल। जैसे मोलारिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं उसको मोलर पढ़ते हैं, वैसे ही नॉर्मेलिटी को नॉर्मल पढ़ते हैं और इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आप यहां से इसका फॉर्मूला बना सकते हो। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सल्यूट ऑफ द सल्यूट ऑफ द सल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। बात समझ आ रही है? तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब ये मैंने फॉर्मूला कहां से बनाया है, यहां पे देखो जरा। तो ये 5 अपॉन में 10 लिखा हुआ है। 5 क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, और 10 क्या आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर में। तो यहां से आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स है। समझ गए? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर, सॉरी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट पर लीटर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है ना? मोलारिटी की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर होती है, लेकिन नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है, इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। ठीक है, अब देखो नॉर्मेलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल एन से, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से। नंबर ऑफ मोल्स को हम ये स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में EQ लगा दोगे तो ये क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट से, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से। वॉल्यूम को तो V से ही लिखते हैं। तो आप यहां से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई है, नोट कर लो। तो अगर आपको इक्विवेलेंट्स नॉर्मेलिटी के टर्म्स में निकालना है तो कैसे करते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम करते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमारे निकल आते हैं। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो देखो इधर। तो इक्विवेलेंट्स हमने कैसे निकाले, इक्विवेलेंट्स हमने कैसे निकाले, तो इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू क्या है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहां पर देखो जरा, जैसे मैंने आपको मोलारिटी में बताया था कि अगर आपका वॉल्यूम लीटर में है तो फिर नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं,
लेकिन अगर वॉल्यूम ml में लिख दिया है तो वहां पे वॉल्यूम में 1000 का डिफरेंस आ गया, तो मोल्स में भी 1000 का डिफरेंस आएगा, तो वहां पे क्या निकलेंगे, मिली मोल्स हैं। तो सेम चीज यहां पर भी रहेगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम आप लीटर में लिख रहे हो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकलेंगे, लेकिन अगर आपने वॉल्यूम को ml में लिखा है तो फिर आपको वो क्या निकलेगा, मिली इक्विवेलेंट्स लिखेंगे। ठीक है ना, मिली इक्विवेलेंट्स वहां पे निकल जाएंगे। तो वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे मैं लीटर में ले रहा हूँ, इसमें लीटर में, तो ये क्या हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। समझ गए। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम को ml में ही छोड़ दूं, ठीक है ना, मैंने वॉल्यूम को लीटर में चेंज नहीं किया, ml में दे रखा होता है जनरली क्वेश्चन में, तो यही लिखा होता है ml में वॉल्यूम होता है, तो उसको अगर मैंने लीटर में नहीं चेंज किया है, ठीक है, ml में ही छोड़ दिया, ml में ही लिख दिया, तो वॉल्यूम में क्या आ गया, 1000 का डिफरेंस आ गया, तो आपके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स में भी क्या आ जाएंगे, 1000 के डिफरेंस आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी आपका 1000 का डिफरेंस आ जाएगा। अब आपका क्या निकलेगा, ये नंबर ऑफ ग्राम मिली इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम मिली इक्विवेलेंट्स। बात समझ रहे हो, और इसको हम कैसे लिखेंगे, MEQ, ये क्या आपके मिली इक्विवेलेंट्स है। समझ गए। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हो। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो इक्विवेलेंट्स है, लेकिन अगर वॉल्यूम ml में है तो फिर मिली इक्विवेलेंट्स है। ठीक है, यहाँ पे 1000 का डिफरेंस है तो इसके अंदर भी 1000 का डिफरेंस होगा, क्योंकि एक इक्विवेलेंट के अंदर कितने मिली इक्विवेलेंट्स होते हैं, 1000 मिली इक्विवेलेंट्स होते हैं। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है ना, तो वहीं से वो हमने यूज किया है। तो इस तरीके से हम करेंगे हम। किसी को कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, अब चलो आगे करते हैं। अब जैसे देखो, मैंने आपको मोल्स का फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास है। भाई जिसके भी आप मोल्स निकालना चाहते हो उसके मास को ऊपर लिखो और उसी के मोलर मास से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाते हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। ठीक है, और मैंने आपको यह भी बताया था कि ये नंबर ऑफ मोल्स बताता क्या है, रिएक्शन के अंदर किसी भी कंपाउंड का मोलर मास है कितनी बार प्रेजेंट है, वही क्या होता है, आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमें निकालना है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालोगे, गिवन मास, गिवन मास मतलब वेट ऑफ द सब्सटेंस, और डिवाइडेड बाय, अब मोलर मास से डिवाइड नहीं करना, किससे डिवाइड करना है, उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करना है, तो आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं। और ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या बताएगा, रिएक्शन के अंदर किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कितनी बार यूज हो रहा है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है। समझ गए। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सल्यूट, मास ऑफ द सल्यूट, ये मैं सल्यूट का ही निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सल्यूट। ठीक है, तो मास ऑफ द सल्यूट, और यहां पे किससे डिवाइड करोगे, उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, इक्विवेलेंट वेट से, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सल्यूट, उससे डिवाइड करोगे। समझ गए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NUQ। ठीक है, N सबस्क्रिप्ट में EQ लिख दिया। मास ऑफ द सब्सटेंस मतलब वेट ऑफ द सब्सटेंस, मतलब सल्यूट का वेट है, इक्विवेलेंट वेट मतलब E। तो इस तरीके से आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालोगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपने नॉर्मलिटी के टर्म्स में भी निकाला था, N×V। ठीक है, अब एक ही सब्सटेंस के ये इक्विवेलेंट्स हैं, एक ही सब्सटेंस के तो इक्विवेलेंट्स हैं, तो आप इसे बराबर लिख सकते हो। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। सही है, यहां से आएगा आपका, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो, अगर वॉल्यूम किस में है, लीटर में, लीटर में ले रहा हूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इस तरीके से आ जाएगा। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आप ऐसे भी निकाल सकते हो, क्या होता है, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट है, क्या होता है, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है ना, इस तरीके से भी कर सकते हो। बात समझ में आ गई है। ठीक है, चलो इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। करो नोट, कर लिया सबने नोट। चलो देखो इधर, अब इक्विवेलेंट वेट देखो जरा, इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर होता है। क्या होता है, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर, मतलब वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। आप समझ रहे हो,
अगर आपको किसी का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, उसका मोलर मास ऊपर लिखते हैं और उसके वैलेंसी फैक्टर मतलब एन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, उसका इक्विवेलेंट वेट मिल जाता है। ठीक है, क्या मिलता है, इक्विवेलेंट वेट। तो इसको आप कैसे लिखोगे, E इज इक्वल टू मोलर मास को कैपिटल M अपॉन में एन फैक्टर। अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पहले कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट होता है, ये होता है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या है, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर है, तो आप ये वैल्यू रख दो इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, W अपॉन में मोलर मास इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर अपॉन में आएगा ना तो वो ऊपर चला जाएगा, एन फैक्टर है। अब इधर जरा ध्यान से देखो ये चीज है, ये क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, और ये क्या बताएगा आपको, मोल्स बताएगा उसके, तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो ये आपका क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है ना, तो यहां पे आपका एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है, तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो ये आपका फॉर्मूला यहां पे बन गया, समझ गए, कोई दिक्कत किसी को इसमें, चलो नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे करते हैं। हो गया इतना, चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट है, अब मैं यहाँ पे इसका कंप्लीट पूरी इक्वेशन लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। सही है, आप इसको ये भी लिखते हो वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, ये भी सही है, पर याद रखना, एक बार हो जाओ जरा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या लिखवाया, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में, लीटर में, लीटर्स। ठीक है, इज इक्वल टू ये वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट भी होता है, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, W अपॉन में मोलर मास इनटू एन फैक्टर, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हो। और ये क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स होता है, ये क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स, W अपॉन में मोलर मास, ये क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। अब मोलारिटी के टर्म्स में बताओ नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मोलारिटी के टर्म्स में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, तो इसको आप फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आप कैसे भी निकाल सकते हो, आप क्वेश्चन में देख लेना क्या आपको दे रखा है। ठीक है ना, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर लेना। तो ये पूरा एक फॉर्मूला हो गया पूरा, आप इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो, किसी से भी आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से निकाल सकते हो, वो तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत किसी को इसमें। तो ये आपका ठीक है ना, पहला वाला फॉर्मूला हो गया, उसी को मैंने एक्सटेंड कर दिया है। याद रखना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। अब जरा दूसरा फॉर्मूला देखो इसका, सेकेंड फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर आपका ये होता है। ठीक है, अब ये आया कैसे है वो जरा देख लो एक बार, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर होता है, अब ये आया कैसे है, देखो इधर, नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, एंड मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। आप दोनों क्या करो, डिवाइड कर दो, तो नॉर्मेलिटी अपॉन में मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन में वॉल्यूम अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स, ये हो जाएगा। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर होता है ना। तो आप यहां से ये निकाल लो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन में एन इज इक्वल टू एन फैक्टर। कोई दिक्कत? तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एन फैक्टर लिख सकता हूं। तो देयर फोर नॉर्मेलिटी अपॉन में मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, एन फैक्टर हो गया आपका। सही है, यानी कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। आपके क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाले हैं ये। अगर आपको नॉर्मेलिटी दे रखी है और मोलारिटी निकालनी है तो आप इससे निकाल सकते हो, या फिर आपको क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी दे रखी हो और मोलारिटी निकालनी हो तब भी निकाल सकते हो। तो नॉर्मेलिटी को मोलारिटी में चेंज कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मेलिटी को मोलारिटी में चेंज कर सकते हो और मोलारिटी को नॉर्मेलिटी में चेंज कर सकते हो, पर इसके लिए आपको उसका एन फैक्टर पता होना चाहिए, उसका वैलेंसी फैक्टर आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को इसमें? चलो इतना नोट डाउन कर लो। हो गया सबका? चलो देखो, इसमें एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ठीक है। उस एग्जांपल से आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। जैसे ये वाला फॉर्मूला देखो जरा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर, ये होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है। ये तो फॉर्मूले मुझे समझाने हैं। देखो इधर इसको करते हैं। इतना क्लियर हो गया सबको? चलो आगे बढ़ रहे हैं। देखो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, वो एग्जांपल जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। जरा इसके ऊपर चार्ज बता दो मुझे, चार्ज क्या होगा? चार्ज क्या होगा? इस पे +2 का है और इस पे -2 चार्ज है, ठीक है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? सबसे पहले देखो, सल्फ्यूरिक एसिड का मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? एक मॉलिक्यूल। उसके एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। पर इसको अगर मैं कैटाइन एनाइन की टर्म्स में देखूं तो 2H पॉजिटिव आइन एंड SO4 2 नेगेटिव है। ऐसी तो होगा भाई, सल्फ्यूरिक एसिड तो इसी तरीके से डिसोसिएट करता है ना, 2H पॉजिटिव एंड प्लस में SO4 2 नेगेटिव है। तो ये तो आपका पूरा एक मॉलिक्यूलर आयन हो गया। ये क्या आपका मॉलिक्यूलर आयन, ये सल्फर ऑक्सीजन अलग अलग थोड़ी ना है, ये मॉलिक्यूलर आयन है आपका, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर अनाइन है। तो अब इधर देखो जरा, इसका अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं, इसका अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्वमेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज भी हो सकते हैं, गेन भी हो सकते हैं, लूज भी गेन भी हो सकते हैं। अगर लूज हो रहे हैं तो फिर प्लस का चार्ज आ जाएगा, अगर गेन कर रहा है तो माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो मैं उसमें नहीं जा रहा, बस मैं ये ठीक है ना, पूछ रहा हूं कि भाई अगर मैं इसका एक मॉलिक्यूल लेता हूं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन आपको पता है कि केमिस्ट्री में तो हम हमेशा मोल में मोल की टर्म्स में डील करते हैं। तो अगर आप इसमें मोल लगाओगे तो मोल आपके इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी क्या लग जाएंगे? मोल्स लग जाएंगे, ठीक है ना भाई। केमिस्ट्री में तो मोल की टर्म्स में डील करते हैं ना, तो सारी चीजें आप मोल की टर्म्स में करो। अब अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल मॉलिक्यूल लेके आता हूं, कितना? 1 मोल मॉलिक्यूल लेके आता हूं, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। कितने का? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। और हमें पता है कि 1 मोल का वजन क्या होता है? उसका मोलर मास होता है भाई। 1 मोल का वेट उसका मोलर मास होता है। तो उस मोलर मास के अंदर, उस मोलर मास में कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं ये कह सकता हूं, ठीक है। देखो इधर, तो मैं इसका मोलर मास निकाल लेता हूं। तो मोलर मास क्या हो जाएगा भाई? मोलर मास तो आपको निकालना आता ही है ना। इसके मॉलिक्यूल के अंदर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है उसको देख के तो आपको पता लग जाएगा कि इसके मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट होंगे सबके एटॉमिक मास को ऐड कर दो तो आपको उस कंपाउंड का मोलर मास मिल जाएगा। और मैंने इसमें भी आपको ये बताया था कि जो नंबर आपको मिल रहा है अगर वो आप यू में लिख रहे हो तो वो मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, जो कि उसके एक मॉलिक्यूल का मास होगा। लेकिन अगर आप उसी नंबर को ग्राम में लिख रहे हो तो वो क्या होगा? मोलर मास, जो कि एक मोल का मास होगा, यानी कि एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स का मास हो जाएगा इसके। समझ गए? ठीक है। तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा? 2 प्लस में 32 प्लस में 64, तो ये कितना हो गया? 98 ग्राम हो गया, ठीक है ना, 98 ग्राम। और ये जो मोलर मास है ये तो हमेशा 1 मोल का मास होता है, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। इसके 1 मोल का मास है और इसके 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ये इन्वॉल्वमेंट है इसमें। इतनी बात क्लियर हो गई है? बताओ।
ठीक है, ये हमने मोलर मास निकाल दिया। मतलब अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम लेके आते हो तो उसके 98 ग्राम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। या ये फिर आप ये भी कह सकते हो कि जब 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, ट्रांसफर होंगे, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो वेट होगा उसका वो मोलर मास होगा 98 ग्राम। समझ गए? अब मैं इसका इक्विवेलेंट वेट निकालता हूं। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर, ऐसे तो निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। इसका मोलर मास कितना है? 98। और एन फैक्टर क्या होता है? जो इसके ऊपर चार्ज होगा, या तो कटाइन का चार्ज देख लो या तो अनाइन का चार्ज देख लो, दोनों ही सेम होगा। साइन अपोजिट होता है लेकिन मेरे को साइन से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो इसका एन फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, एन फैक्टर क्या होगा? 2। तो ये कितना आ गया आपका? 49 ग्राम आ गया। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना? 49 ग्राम। 49 ग्राम। या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे आप मोलर मास निकालते हो ना, सभी एलिमेंट के एटॉमिक मास को आप ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है? उस कंपाउंड का मोलर मास है। ठीक है, मोलर मास मिल जाता है। अब इसमें मत जाओ, इसमें मत जाओ, मैं ठीक है पहले भी बोल चुका हूं कि अगर आप 98 को यू में लिखोगे तो एक मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास है। अगर मैं 98 ग्राम में लिख रहा हूं तो वो उसका क्या है? मोलर मास, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, जो कि एक मोल का मास होता है, एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स का मास होता है। समझ गए? अब जैसे आप मोलर मास निकाल रहे हो वैसे ही आप इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो जरा, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? इंडिविजुअल निकाल रहा हूं, इंडिविजुअल। अब ये कटाइन और अनाइन इन दो से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? कटाइन और अनाइन इन दो से बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं इंडिविजुअल कर लेता हूं। इसका इक्विवेलेंट वेट प्लस में इसका इक्विवेलेंट वेट है। सल्फर ऑक्सीजन अलग नहीं करना है, ठीक है ना। SO4 2 नेगेटिव, ये आपका एक मॉलिक्यूलर क्या है? आयन है। तो यहां पर इन दोनों के लिए करेंगे, इसका इक्विवेलेंट वेट प्लस में इसका इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट वेट प्लस इसका इक्विवेलेंट वेट है। और याद रखना एन फैक्टर हमेशा 1 के लिए निकाला जाता है। जैसे आपने 1 इसके 1 के लिए, ठीक है ना, H2SO4 के 1 मोल के लिए आपने देखा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब कितना चार्ज है उस पर? 2 का ही तो चार्ज है ना। तो एक पे देखा आपने, एक पे, ठीक है ना, एक के लिए एन फैक्टर हमेशा 1 के लिए देखा जाता है। ऐसे ही आप यहाँ पे भी 1 के लिए ही देखोगे। तो देखो इधर, अब इसका बताओ जरा, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? भाई हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, 1 ग्राम होता है। और उसका एन फैक्टर भी कितना होता है? 1 होता है। अब बोलोगे कि इसमें हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन जो है वो 2 है, और मुझे 2 के लिए नहीं करना। ठीक है, मैं इंडिविजुअल इक्विवेलेंट वेट निकाल रहा हूं अब, इंडिविजुअल। ठीक है, कटाइन का और अनाइन का, उसका निकाल रहा हूं। ठीक है, तो आप हमेशा एन फैक्टर 1 के लिए ही देखोगे। ठीक है, 1 के लिए। तो 1 पे चार्ज कितना है? एक का ही, एक ही तो चार्ज है, +1 का चार्ज है, +1 का। अब वो माइनस हो प्लस हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, साइन से कोई मतलब नहीं है, मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो उसका एन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। तो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है? 1 प्लस। अब इसका निकालो जरा, सल्फेट आयन का, सल्फेट आयन का निकालो जरा। इसका कैसे निकालोगे? मतलब इसका पूरा मास लिखो। मास कितना आ जाएगा? 32 प्लस में 64। और इसका इन फैक्टर कितना, जो इतना इसके ऊपर चार्ज है, 2। तो ये कितना आ जाएगा आपका? यहां से आपका सॉल्व करने पे कितना आएगा? ये आ जाएगा 6 और 9 है। ठीक है, 96 है, और डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 48। 48 और एक कितना आ जाएगा? 49 ग्राम। तो जैसे मर्जी निकाल लो। ठीक है, बात समझ रहे हो? आप जैसे मर्जी निकाल लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सबके इक्विवेलेंट वेट को ऐड कर दो, इन दोनों के इक्विवेलेंट वेट को ऐड कर दो, तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा 49 ग्राम। तो जैसे मर्जी निकाल लो। अब इधर ध्यान से सुनो, ये जो इक्विवेलेंट वेट होता है, ये जो आपका इक्विवेलेंट वेट होता है 49 ग्राम। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट हमेशा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर, या मतलब अगर आपके रिएक्शन के अंदर किसी कंपाउंड में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, या आप ऐसे बोल दो कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इन्वॉल्व होते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेट होता है वो क्या होता है? आपका इक्विवेलेंट वेट होता है। ठीक है ना, तो इक्विवेलेंट वेट ऑलवेज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही होता है। लेकिन मोलर मास है, उसमें कितने भी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कि उसके एक मोल में कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन इक्विवेलेंट वेट है ऑलवेज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इन्वॉल्व होंगे, वो अगर ट्रांसफर होते हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेट आता है वो उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट होता है। समझ गए? तो इसमें हमेशा क्या होगा? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, बात समझ रहे हो?
कोई दिक्कत किसी को इसमें? आप देखो इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे देखो एल्युमिनियम का देखो जरा, एल्युमिनियम अगर आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, अगर आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, ठीक है, क्या आएगा? एटॉमिक मास 27 और इसका इन फैक्टर कितना? 3, तो ये कितना आ गया? 9 ग्राम आ गया। कितना? 9 ग्राम। ठीक है, अब इधर देखो जरा, मान लो कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें ये आपका Al3 पॉजिटिव है और 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्युमिनियम एटम में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? एल्युमिनियम एटम में। एल्युमिनियम एटम में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहां पे देखो जरा, इसको पढ़ना सीखो आप, ठीक है। तो एक एल्युमिनियम आयन 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और एक एल्युमिनियम एटम आपका मिलता है, एक एल्युमिनियम एटम आपका मिलता है। लेकिन आपको पता है केमिस्ट्री में तो हम इसमें डील करते ही नहीं है, एक एटम, एक मॉलिक्यूल, एक आयन। भाई ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के पार्टिकल्स है, नैनो साइज के पार्टिकल्स हैं। तो इस केस में एक एटम, एक मॉलिक्यूल, एक आयन की बात नहीं करते हैं, हमने क्या बना रखा? मोल बना रखा है। तो जब भी हम केमिस्ट्री में डील करते हैं, जब भी हमें केमिस्ट्री में अमाउंट निकालना होता है, मोल में बताते हैं, तो आपको मोल में डील करना है। तो अगर आपका, ठीक है ना, एक जगह मोल लग रहा है तो सारी चीजें मोल में ही चलेंगी, ये याद रखना। तो क्या हुआ कि अगर आप इसका एक मोल लेके आते हो, एक मोल आयन, तो एक मोल आयन इसके कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है? 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। और आपको एल्युमिनियम कितना मिलता है? 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम मिलता है। और 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम के कोरस्पॉन्डिंग जो वेट होता है वो उसका मोलर मास होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना एल्युमिनियम प्रोड्यूस कर रहा है? 27 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है। कितना? 27 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जब एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेट होता है वो इक्विवेलेंट वेट होता है। तो आप एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कोरस्पॉन्डिंग वेट निकाल लो। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कोरस्पॉन्डिंग जो वेट आएगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कोरस्पॉन्डिंग जो वेट आएगा वही क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है। तो ये कितना आ गया? 9 ग्राम। और ये मैंने 9 ग्राम पहले ही आपको बता दिया कि एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट 9 ग्राम होता है। तो यही चीज तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी किसी रिएक्शन में कंपाउंड के लिए, जब भी किसी रिएक्शन में कोई भी हो, किसी के लिए भी अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो उसका वेट होगा वो सब्सटेंस का क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट होगा, ये याद रखो। लेकिन मोलर मास में हमें नहीं पता कि कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। वो तो देखेंगे कि भाई उसके एक मोल में कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, उसी अकॉर्डिंग उसके वेट में पता लगेगा हमें, समझ रहे हो ना। तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट में हमेशा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इतनी बात समझ आ गई है? अब इधर देखो जरा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है? वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट होता है, ये होता है। और मैंने अभी क्या बोला? मैंने अभी क्या बताया? ये जो नंबर ऑफ मोल्स होता है क्या बताता है? रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड का मोलर मास कितनी बार प्रेजेंट है, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स मोलर मास, मोलर मास इज प्रेजेंट, मोलर मास इज प्रेजेंट, ठीक है। तो मोलर मास कितनी बार प्रेजेंट है वो क्या वो क्या होता है? आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है। लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है? भाई रिएक्शन के अंदर किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कितनी बार प्रेजेंट है वो क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इज प्रेजेंट, इक्विवेलेंट वेट कितनी बार प्रेजेंट है वो क्या होता है? आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। लेकिन मोलर मास कितनी बार प्रेजेंट है वो क्या होता है? आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है, वो आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है। इतनी बात समझ आ गई है? ठीक है, नोट डाउन कर लो और इसमें एक वैल्यू लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर करते हैं। तब देखते हैं कि भाई आपका फॉर्मूला आता है नहीं आता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, और इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। ये 2 फॉर्मूले देखने हमें, ठीक है, नोट डाउन करो। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं ले रहा हूं 490 ग्राम, कितना? 490 ग्राम ले रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड का, मैंने 490 ग्राम ले लिया, ठीक है। अब यहां पर देखो, तो 490 ग्राम है, तो मुझे बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन में इसका मोलर मास। तो 490 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 98, तो ये क्या आ जाएगा? 5 मोल्स।
मतलब इतने वेट में सल्फ्यूरिक एसिड के आपको 5 मोल्स ले जाने पड़ेंगे। अगर आप इतना वेट ले जाना चाहते हो ना, तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड के 5 मोल्स ले जाने पड़ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालो जरा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएगा? वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। तो इसका वेट कितना है? 490, 490, और इसका वेट तो 490 है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट कितना है? 49। कितना है? 49। आप समझ रहे हो? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से कैसे निकालोगे? वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट है। अभी तो बताया इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है? 49 है। तो गिवन मास 490 डिवाइडेड बाय 49, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? 10 इक्विवेलेंट से। समझ रहे हो? तो इतने वेट के लिए इसके कितने इक्विवेलेंट्स आएंगे? 10 इक्विवेलेंट्स आएंगे। लेकिन मोल्स कितने आएंगे? 5 आएंगे। लेकिन मोल्स कितने आएंगे? 5 मोल्स आएंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब देखो इधर, कितना है आपका? 490 ग्राम है। कितना? 490 ग्राम। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे 98 को 5 टुकड़ों में तोड़ रहा हूं। 98 को 5 टुकड़ों में तोड़ दिया। 98 ग्राम, 98 ग्राम एंड 98 ग्राम। ठीक है, आप देख लो जरा, मैंने 490 ग्राम को 98 ग्राम, क्या कहते हैं, 490 ग्राम को मैंने 598 ग्राम में तोड़ दिया। 598 ग्राम में इसको तोड़ दिया। ठीक है, आप ऐड कर लो, 490 ग्राम ही तो आएगा। तो मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला कि भाई रिएक्शन के अंदर किसी भी कंपाउंड का मोलर मास कितनी बार यूज हो रहा है? तो बताओ इतने वेट में इसका मोलर मास कितनी बार यूज हो रहा है? ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का जब आप 490 ग्राम लेके आते हो, तो मुझे ये बताओ कि 490 ग्राम में उसका मोलर मास कितनी बार यूज हो रहा है? कितनी बार प्रेजेंट है? 5 बार प्रेजेंट है। तो आप नंबर ऑफ मोल्स क्या बोलोगे? 5 ही तो बोलोगे। और नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं? 5 ही आ रहे हैं। ठीक है, और इस मोलर मास में, इस 98 ग्राम में, हर 98 ग्राम के अंदर उसके 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है ना, अभी तो बताया था भाई, जो मोलर मास है 98 ग्राम, वो उसके 1 मोल का मास है। और 1 मोल में उसके कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। तो आप कह सकते हो कि 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कोरस्पॉन्डिंग जो वेट है, वो उसका मोलर मास है, 98 ग्राम है। तो इन सभी 98 ग्राम के अंदर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, इसमें भी 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज क्या है? सभी 98 ग्राम में होगा, सभी 98 ग्राम में होगा। अब यहां पर देखो, ये 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब इसकी वैलेंसी क्या है? 2 है। वैलेंसी क्या है? 2। तो वैलेंसी क्या करता है? मोल को रास्ता दे देता है। ठीक है, और उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर देगा। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर। अब उस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्डिंग वेट निकालो, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्डिंग जो वेट होता है, वो उस सब्सटेंस से क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है। ठीक है ना? तो मोल, इस वैलेंसी ने क्या किया? इस वेट को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, मतलब मोल को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। इस 1 मोल को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो 49 ग्राम और ये 49 ग्राम। और इस 49 ग्राम में क्या होगा? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी। और आपको मालूम है कि जब भी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेट होता है, वही क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है। तो ये 49 क्या है? इसका इक्विवेलेंट वेट है। और 98 क्या है? इसका मोलर मास है। अब यहां पर देखो, ये जो इसका इक्विवेलेंट वेट है, वो 49 कैसे आया? मोलर मास को जब आपने n फैक्टर से डिवाइड किया, तो आपको क्या मिल गया? उसका इक्विवेलेंट वेट मिल गया। यानी कि 98 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 49 ग्राम आ गया। समझ रहे हो? तो ये जो आपकी वैलेंसी है, दो वैलेंसी जो दो थी आपकी, उसने क्या किया? इस वेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 मोल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 रास्ते दे दिए उसको, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर जा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर चले जा। अब उस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेट होगा, वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। तो एक इक्विवेलेंट वेट इधर, एक इक्विवेलेंट वेट इधर। ऐसी सेम चीज आप सभी 98 में कर सकते हो। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 490, सॉरी, 49 ग्राम एंड 49 ग्राम। ठीक है, इसमें भी 49 ग्राम, 49 ग्राम। इसमें भी क्या हो जाएगा? 49 ग्राम, 49 ग्राम। और सब में क्या होगा? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो 49 ग्राम, 49 ग्राम, यही होगा। अब देख लो यहां पर इक्विवेलेंट वेट कितनी बार यहां पर प्रेजेंट है।
तो ये 10 बार प्रेजेंट है, 10 बार, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, 5। अब इसको अगर बराबर करना है तो इसका मतलब है कि मोल्स में मैं वैलेंसी से अगर क्योंकि वैलेंसी ने ही मोल को रास्ता दिया है, वैलेंसी ने ही क्या किया, मोल को दो रास्ते में डिवाइड कर दिया, मोल को दो रास्ते में डिवाइड कर दिया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर 3 होते तो 3 रास्ते में डिवाइड कर देता, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 रास्ते में डिवाइड करता। लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 रास्ते में डिवाइड किया। तो अगर मैं मोल्स में एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला आपका यहां से बन जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। यहां से मिल जाएगा आपको दूसरा फॉर्मूला। ठीक है ना, समझ गए। तो इस तरीके से ये दोनों फॉर्मूले आते हैं। सबको क्लियर हो गया, कर लो नोट डाउन इसे। हो गया, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं जरा। नेक्स्ट है, अब जरा इसमें स्टार ला के लिख लेना। देखो जैसे आपको मैंने मोलारिटी में बताया था कि मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और किस तरीके से डिपेंड करता है, किस तरीके से डिपेंड करता है, टेम्परेचर का बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलारिटी घट जाएगी। ठीक है, तो यहां पर भी क्या आपका नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है, और नॉर्मेलिटी जो है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वो तो डायरेक्टली डिपेंड करता है। लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, वो तो डिक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हो, तो नॉर्मेलिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इज टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये क्या होता है आपका, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, और किस तरीके से डिपेंड करेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, नॉर्मेलिटी आपकी डिक्रीज कर जाएगी। तो याद रखना, मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जो हम नेक्स्ट करेंगे मोलालिटी, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे आपका वॉल्यूम ही नहीं है, मास है, और मास कभी टेम्परेचर पर डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है ना, ऐसा कभी आपने सुना ही नहीं होगा, टेम्परेचर आप कुछ भी कर लो, बढ़ा लो, ठीक है, कम कर लो, उससे मास चेंज हो जाएगा, नहीं, कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, चलो अब इसमें भी जरा हम मिक्सिंग और डाइल्यूशन के फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे हमने मोलारिटी में करा था वैसे यहाँ पे भी कर लेंगे, मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन का। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है मिक्सिंग का। मिक्सिंग का, मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या होगा, अब देखो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर दो या उससे ज्यादा सॉल्यूट्स को, दो या उससे ज्यादा सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूट नहीं, दो या उससे ज्यादा सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हो। ठीक है, तो आपको एक फाइनल सॉल्यूशन मिल रहा है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिल रहा है, और उस फाइनल सॉल्यूशन को की आपको क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। ठीक है ना, उस फाइनल सॉल्यूशन की क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो कैसे करोगे इसमें, भाई देखो नॉर्मेलिटी निकालने का एक ही तरीका है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, आप देखो कि इस फाइनल सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के टोटल इक्विवेलेंट्स कितने हैं, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं, उसको ऊपर लिख लो, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकल आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, N1 वन इंटू वी वन प्लस N2 इंटू वी टू अपॉन में V1 प्लस में V2। ऐसे तो करोगे, ये क्या हो गया आपका, भाई फाइनल सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट कितना है, ये रहा, पहले वाले के इक्विवेलेंट्स और दूसरे वाले के इक्विवेलेंट्स ऐड किया तो टोटल इक्विवेलेंट्स आ गए सॉल्यूट के, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आप वॉल्यूम किसी में भी रख लो, ml में तो ml में रख लो, लीटर में तो लीटर में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो, किसी में भी रख सकते हो, पर ये मत करना कि एक को ml में एक को लीटर में कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो, किसी में भी रख सकते हो, अगर ml में तो ml में छोड़ दो,
क्यों? लीटर में चेंज करोगे तो 1000 से 1000 तो कैंसिल ही होगा ना भाई, ठीक है ना? सब में करोगे, सब में करोगे ये चीज आप तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर फायदा क्या है? इससे बढ़िया एमएल में ही कर लो। तो आपका फॉर्मूला सेम रहेगा, वहां पे मोलारिटी का था, यहाँ पे नॉर्मेलिटी का है, ठीक है ना? तो फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट ये रहा, टोटल वॉल्यूम ये रहा। कोई दिक्कत? डाइल्यूशन का करो जरा। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, मैंने क्या बताया था आपको, जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट को हम ऐड करते हैं, और जनरली सॉल्वेंट क्या में होता है? हमारा वाटर होता है। तो डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिंग वाटर, वाटर आप ऐड कर रहे हो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। और जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। आप समझ रहे हो? तो डाइल्यूशन करने का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम को इंक्रीज करना। और वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, मतलब उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन क्या सल्यूट के मोल चेंज होंगे? क्या सल्यूट के मोल चेंज होंगे? सॉरी, वहां पे तो मोल्स होते थे, यहाँ पे इक्विवेलेंट्स। क्या सल्यूट के इक्विवेलेंट चेंज होंगे? नहीं होंगे। तो जितने उसके इक्विवेलेंट्स पहले थे, अब भी डाइल्यूशन के बाद उसके उतने ही इक्विवेलेंट्स होंगे, ठीक है ना? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इनिशियल इक्विवेलेंट्स, इनिशियल इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू फाइनल इक्विवेलेंट्स, इनिशियल इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू फाइनल इक्विवेलेंट्स। जैसे आप मोल्स में करते थे वैसे हम इक्विवेलेंट्स में कर रहे हैं, ठीक है ना? वहां पे मोल चेंज नहीं होते, यहाँ पे इक्विवेलेंट्स भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है? लेकिन पहले आपको नॉर्मेलिटी कुछ और दे रखी होगी, उसका वॉल्यूम कुछ और होगा। आपने डाइल्यूशन किया तो वॉल्यूम चेंज हुआ और उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी नॉर्मेलिटी चेंज हुई, वो तो चेंज होगा ना, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? N1 इंटू V1 इज इक्वल टू N2 इंटू V2, यही होगा। तो ये आपका डाइल्यूशन का फॉर्मूला आ गया, और इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी इक्वेशन, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। वो आपकी मोलारिटी इक्वेशन थी, या नॉर्मेलिटी इक्वेशन? समझ गए? तो मैंने आज आपको नॉर्मेलिटी पूरा करा दिया है, तो दो कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस रह गए हैं, तो उसे मैं लास्ट क्लास में ले लूंगा मोलालिटी के साथ, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड बाय।